हम पैनल पर वापस जाएंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सागर हत्या मामले में सुशील कुमार की रिमांड बढ़ाने की मांग करी है। दिल्ली पुलिस ने रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। सुशील कुमार की 3 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग करी गई है। वीडियो में सुशील की भूमिका साफ दिखाई दे रही है। जो वीडियो बाहर आया है, सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह दावा है दिल्ली पुलिस का। डीवीआर केस में अहम सबूत है दिल्ली पुलिस के पास, हमें डीवीआर बरामद करना है, यह दिल्ली पुलिस ने कहा है। सुशील कॉल के लिए राउटर का इस्तेमाल कर रहा था, यह जानकारी सामने आ रही है। सीडीआर से बचने के लिए कर रहा था राउटर का इस्तेमाल। 3 दिन की रिमांड और मांगी है दिल्ली पुलिस ने। कुछ सबूत और डीवीआर बरामद करना है। राउटर का इस्तेमाल कर रहा था बातचीत करने के लिए, और डीवीआर बरामद करने के लिए 3 दिन की और रिमांड मांगी है दिल्ली पुलिस ने। और यह भी दावा किया है कि कॉपरेट सुशील नहीं कर रहा है। कोविड लापरवाही, म्यूकर, बच्चों को कैसे बचाना है, इस पर एक विस्तृत पैनल हमारे साथ है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वापस अपने पैनल की ओर चलते हैं। डॉक्टर प्रदीप जैन, पीडियाट्रिशियन, और डॉक्टर नवीन कपूर, पीजीआई रोहतक से हमारे पास हैं। दोनों ही डॉक्टर्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, पहला सवाल आपसे, और ये समझना चाहेंगे, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया देश भर में शुरू हो रही है। हर राज्य धीरे धीरे अनलॉक कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें डॉक्टर साहब देखने को मिल रही हैं, और हर राज्य से, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी राज्य में कम है या ज्यादा, जो तस्वीरें आती हैं वो बताती हैं कि लोगों को कोविड का कोई खौफ नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का फॉलो नहीं हो रहा है। एसओपीज नहीं ध्यान में रखी जा रही है। भीड़ है, मास्क नहीं है, 2 गज की दूरी नहीं है। ऐसे में क्या ये सारा अनलॉक तीसरी वेव को दस्तक देगा? डॉक्टर नवीन। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, सारी चीजें सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये कोई 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीने की बात नहीं है। प्रेडिक्शंस के हिसाब से हमें अगर ये बिहेवियर 1 साल भी रखना पड़े, हाँ, तो भी हमें रखना पड़ेगा। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये सिंपल चीजें, आपका मास्क पहनना, आजकल डबल मास्क की बात हो रही है, फिजिकल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिए। आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, फोन के ऊपर जुड़े रहिए, वीडियो कॉल के ऊपर जुड़े रहिए, पर शारीरिक रूप से उनसे दूरी बना के रखिए। तीसरा, भीड़ में ना जाइए और भीड़ मत पैदा करिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आईसीयू में काम करता हूं, और इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताना भी चाहता हूं और थोड़ा सा डराना भी चाहता हूं। जब आंखों के सामने आईसीयू के अंदर यंग पेशेंट्स, 30 साल का, 25 साल का, बुजुर्ग माताएं और पिता तो है ही हैं, जब उनको जान जाते हुए दिखता है तो दिल के ऊपर दर्द होता है। और हमें मालूम है कि इस वक्त बचाव वैक्सीनेशन से और ये सिंपल नियम पालन करने से ही है। नहीं तो अगर लापरवाही बरती तो जैसे दूसरी वेव हमारे साथ अप्रैल और मई ने जो कहर बरपाया था, पब्लिक के ऊपर भी, डॉक्टर्स के ऊपर भी। डॉक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट है? वायरल लोड सबसे ज्यादा होता है और कई डॉक्टर्स ने भी जान गंवाई है। इस पर हम चर्चा को आगे ले चलेंगे। फिलहाल आप डॉक्टर नवीन, डॉक्टर प्रदीप, आप हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये भी आपसे चर्चा करेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी जान गंवाई है सेवा करते करते। आखिर ऐसा क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। Powered by MediBuddy, your health buddy. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस ओपीडी पे जाएं, डॉक्टर्स के पैनल पर जाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाया है। 18 से 44 वालों की वैक्सीनेशन पॉलिसी आतंकिक है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पहले 2 चरणों में टीकाकरण को मुफ्त रखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 18 से 44 के लिए राज्यों, अस्पतालों पर जिम्मेदारी डाली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र का रवैया मनमाना और आतंकिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना में वैक्सीनेशन सबसे जरूरी काम है। केंद्र ने बजट में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे थे। सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार पर कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, और स्पेशली 18 से 44 वाला, वो बिल्कुल गलत है, एक तरीके से कहा गया है, आर्थिक है। और यह भी सवाल उठाया है कि ये पेड है वैक्सीनेशन 18 से 44, तो ये 3500 करोड़ रुपए
जो बजटरी एलोकेशन हुआ था वैक्सीन के लिए वो कहां गया है? एक तरफ देश में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। कानपुर में वैक्सीनेशन को लेकर लंबी लाइन देखी गई। लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाने के लिए निकल रहे हैं। लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप चलाया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में बने मेगा कैंप का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने। में अब मेगा कैंप की शुरुआत हो चुकी है और शहरों में इसकी शुरुआत होने के बाद आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मेगा कैंप की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो मोहनलालगंज में राधा स्वामी सत्संग व्यास बना हुआ है वहां पर हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के मेगा कैंप के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। पीछे मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। यहाँ तक जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर देख रहे हैं पानी की और चाय की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हम और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लगभग एक बार में 1500 लोगों को बिठाने की भी व्यवस्था की गई है। और साथ में बात करने के लिए जो सीएससी अधीक्षिका हैं डॉक्टर ज्योति कामले, उनसे पूछते हैं कि इस मेगा कैंप को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मैडम, किस तरह की पूरी तैयारियां चल रही हैं मेगा कैंप को लेकर के? मेगा कैंप राधा सत्संग स्वामी जो है मोहनलालगंज, यहाँ पे हम लोगों ने मेगा कैंप के लिए ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि डीएम लेवल से कि यहाँ पे हम लोग कैंप करेंगे और तैयारी बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो संचालक अरोड़ा जी उन्होंने पूरी तैयारी अच्छे से कर दी है। बस एक बार में कितने लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो पाएगा एक दिन में? एक बार में लगभग 3000 कैंडिडेट्स का हो सकता है। उस हिसाब से 10 काउंटर्स बने हुए हैं अच्छे से, चेयर अरेंजमेंट भी अच्छी है। 3000 हो जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या आती तो उसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था है? उसको लेकर के हमने एक डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार कर रखी है। उसके लिए यहाँ पर भी रूम सेट कर दिया गया EFI के जो भी है उनका मैनेजमेंट के लिए। मैडम, एक बड़ा सवाल है कि कब से आखिर यहाँ पर शुरुआत होगी और किस किस कैटेगरी के लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा? वैक्सीनेशन हर कैटेगरी का होगा, मतलब 18 to 44 प्लस 44 एबव 44 जो भी वॉकिंग से हो सकता है या स्लॉट वाइज है, जिस तरीके से है यहाँ पर। लोगों का एक बहुत वो है सवाल है कि यहाँ पर अगर मेगा कैंप में आएंगे तो क्या यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा या उनको स्लॉट बुक करा के आना पड़ेगा, कैसे? नहीं, आई थिंक रजिस्ट्रेशन से मतलब वॉकिंग अगर है तो रजिस्ट्रेशन यहीं होगा, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन भी होगा, प्लस उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उसको देखने के लिए डॉक्टर टीम रहेगी और रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ आपने ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी जय की लखनऊ से। अब बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार से लेकर MP में वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार वैक्सीनेशन को गंभीरता से ले रही है। टीकाकरण का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है और जितना टीका हमको उपलब्ध होता है वो टीका पूरी तरीके से हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, टीकाकृत करते हैं और 45 साल और उससे अधिक के लोगों का टीकाकरण बेहतर तरीके से हो। इसके लिए हमने टीका एक्सप्रेस गाड़ी चलवाया ताकि गांव सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक भी टीका पहुंच जाए और टीका लोग लें। खास करके जिसको दूसरा डोज लेना है वो जरूर लें। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इस काम में निरंतर लगी हुई है। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को जो टीका देना था वो टीका भी देने का काम बिहार में बहुत तेजी से हुआ है। ये हमारे इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की महामारी है और इसकी जो एक कवच है, ब्रह्मास्त्र, वो वैक्सीन है। आज मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री का भी अनुरोध है कि हर व्यक्ति, समाज का हर तबका, हर भाई और बहन वैक्सीन लगाए, अपनी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने इंदौर की रक्षा करे। मैं मध्य प्रदेश और बिहार के स्वास्थ्य मंत्रियों को आपने सुना जिनकी जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन की। वापस चलते हैं एक बार अपने पैनल की ओर। डॉक्टर प्रदीप जैन, पीडियाट्रिशियन ऋषभ मित्तल ज्वाइन कर रहे हैं हमको एस्कॉट हॉस्पिटल से और डॉक्टर नवीन कपूर है PGI रोहतक से। और पहला सवाल डॉक्टर ऋषभ मित्तल, आप आए हैं, बहुत स्वागत आपका। सर, अब जो ब्रेक से जाने से पहले जो क्वेश्चन था और इस वक्त हम जानना चाहते हैं, बहुत डॉक्टर्स की भी मौत हो रही है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर्स जो है 500 से ऊपर डॉक्टर्स जो है वो दिल्ली में आप कहिए कोविड का शिकार हुए हैं। तो लोगों के मन में ये एक आप थॉट आता है कि डॉक्टर्स वो है
जिनको वैक्सीनेशन पहले लगी, डबल वैक्सीनेटेड हो चुके थे, उसके बाद भी इतना नंबर्स हाई क्यों है डेथ का? एक ऑब्वियस कारण ये है कि वायरल लोड हॉस्पिटल्स में ज्यादा रहता है। डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं बहुत सारे वैक्सीनेशन के बाद भी। बहुत सारे डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के चले भी गए हैं। लेकिन एक रिसेंटली एक डाटा सामने आया था जो IMA ने दिया था, उसमें ये बताया था कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जिनको जो अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी के शिकार हुए हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं थे, और अगर थे भी तो उनको सिंगल वैक्सीन की डोज लगी थी। जबकि जो वैक्सीन का इफेक्ट है वो दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद आता है। तो सिंगल डोज वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होता है कि आप कि वो उनको मतलब कि वो बिल्कुल बच सके। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जिनको जो अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के गए हैं वो अनवैक्सीनेटेड थे। कुछ प्रतिशत डॉक्टर्स में दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर आप देखें कि कम्युनिटी में जितने डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए थे और वो जो कम्युनिटी में जितने लोग इन्फेक्ट हुए थे और उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है, तो उस कंपैरेटिवली जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें सीवियर डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा। एक कॉलर सुशील जी हमारे साथ हैं। मैम, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हेलो जी मैम, आप सवाल पूछिए। सर, मेरे भाई को ना कोविड हुआ था, तो ये पूछना था कि वैक्सीन कब लगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। डॉक्टर नवीन, अगर आप जवाब देना चाहिए। डॉक्टर नवीन, आप रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड नेगेटिव आने के 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगवानी। ठीक है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन बहुत सेफ है। अपने मन से सारी भ्रांतियां निकाल दीजिए। हाँ, दूसरी डोज लगने के 2 हफ्तों के बाद तक आपको पूरा एहतियात बरतना है। ये मत सोचिए कि मैंने पहली डोज वैक्सीन की लगवा दी है और मुझे 100% इम्यूनिटी मिल गई है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दूसरी डोज के 2 हफ्तों के बाद तक आपको पूरी प्रिकॉशन रखनी। ठीक है। मैं इसे बस एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। ये एक प्रूवन स्टडी आ चुकी है US में CDC द्वारा कि 37 मिलियन डोजेस में से लगने के बाद 37 मिलियन लोगों को वैक्सीन होने के बाद सिर्फ 1700 लोगों को बीमारी हुई। ठीक है, और मैं 1 मिनट आपको, एक कॉलर और है डॉक्टर प्रदीप, 1 सेकंड सिर्फ रुकूंगा, आपकी बात आऊंगा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बता रहे हैं, मुझे लगता है लोगों को भी सुनना चाहिए। जयकिशन जी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। जयकिशन जी, आप सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आप सवाल पूछिए अपना। जी सर मेरे 2 सवाल थे सर। कि सर मुझे एक एलर्जी प्रॉब्लम है कि मेरी सर सांस फूल जाती है कभी कभी सर। तो सर क्या मुझे वैक्सीनेशन कराना चाहिए? डॉक्टर जैन, अगर आप जवाब देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बीमारी वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। निश्चित तौर पर अगर आपको एलर्जी है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहां भी जिस सेंटर पर आप वैक्सीनेट करवा रहे हैं वहां वैक्सीनेटर्स को बता दीजिए अपनी समस्या के बारे में। इस बार सरकार ने वैक्सीनेशन में इतनी बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सारी, एंड दे आर वर्ल्ड क्लास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हमारे देश में ये सब हुआ है और इतना जल्दी। कमाल है बेसिकली। इसलिए सारी सरकारें, सारी केंद्र सरकारें, सारी राज्य सरकारें, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, दे शुड बी सैल्यूटेड। वंडरफुल अरेंजमेंट्स है। आप बिल्कुल जाइए वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर प्रदीप आपने बताया। डॉक्टर ऋषभ, जो केसेस हैं, जो आपके आने से पहले हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि कोविड केसेस कम हुए हैं, इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, लेकिन डेथ रेट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। अभी भी कैजुअलिटीज ठीक ठाक हो रही है और माना ही जा रहा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं आज भी। और सबसे ज्यादा कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल रहा है। आदमी ठीक ठाक है, घर गया, RT-PCR निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। डॉक्टर ऋषभ,
देखिए, इसके भी दो कारण हैं। जो आप पहला सवाल आपने पूछा कि डेथ्स अभी भी ज़्यादा हैं, तो ये जनरली देखा है फर्स्ट वेव में भी और अभी भी कि डेथ रेट और इन्फेक्शन रेट जब कम होने के एटलीस्ट 2 हफ्ते तक डेथ रेट ज़्यादा रहता है। बिकॉज इन्फेक्शन जब होता है उसके बाद एक ही दिन में इंसान को सीवियर डिजीज नहीं होता है, उनको धीरे धीरे करके सिम्टम्स डेवलप होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होती है। तो विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज डेथ रेट के भी काफी कम होने की आशंका है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर आप दिल्ली के स्टैटिस्टिक्स देखिए तो कुछ दिन पहले तक 300-200 डेथ्स पर दिन हो रही थी, अभी वो कम होके 60-70 पे आ गया है। विद टाइम और कम हो जाएगा, तो वो डेथ रेट में और इन्फेक्शन रेट में 15 दिन का गैप रहता है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि एकदम से पेशेंट कोलैप्स कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो घर जाने के बाद सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, कोविड नेगेटिव आ गया है, कोविड नेगेटिव आने का मतलब ठीक होना नहीं है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम से ठीक है डॉक्टर ऋषभ, ठीक है। मैं डॉक्टर प्रदीप आपके पास आऊंगा। एक कमेंट इसमें ऐड कराना चाहता हूं डॉक्टर नवीन से, उसके बाद बच्चों की भी बात करनी है हमको। डॉक्टर जैन आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नवीन, कौन से वो टेस्ट हैं जब आदमी अगर हॉस्पिटल में है या घर पे है, RT-PCR उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है, वापस रूटीन में आ जाता है, कौन कौन से वो टेस्ट हैं और एहतियात है जो रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स को लेना चाहिए? मैं डॉक्टर ऋषभ की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि कोविड नेगेटिव आने के कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक आपको पूरा एहतियात करना चाहिए। आप अपने आप को पेश करिए, एकदम से आप अपनी एक्टिविटीज मत बढ़ाइए, धीरे 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 उसको बढ़ाइए। पौष्टिक आहार लीजिए जिसके अंदर फ्रूट्स और सैलेड्स जरूर लीजिए, और रेस्ट भी पूरा कीजिए। आमतौर पे देखा गया है कि पेशेंट्स को लगता है कि मैं सीटी स्कैन दोबारा करवा लूं, एक्सरे दोबारा करवा लूं। रेडियोलॉजिकल क्लीनिंग जो हमारी टर्म है उसमें टाइम लगता है। हाँ। तो इन टेस्ट के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, कोविड के अंदर ठीक है। मैं एक बार डॉक्टर प्रदीप आपके पास आऊंगा, बच्चों के बारे में पूछूंगा, लेकिन उस बीच एक अपडेट, और उसी अपडेट पर आपसे चर्चा होगी। मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, और जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। एक रिपोर्ट देखिए मुंबई से। पहले दिन ही महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। दरअसल मुंबई में सबसे कम केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जो थे 676 केसेस, लेकिन अनलॉक के पहले दिन ये केसेस बढ़कर हो चुके हैं 831। यानी कि सरकार का अनलॉक का फैसला कहीं भारी ना पड़ जाए सरकार को। इस वक्त हम टोल नाका के पास मौजूद हैं। ये वाशी टोल नाका है, और आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गाड़ी दौड़ रही है सड़कों पर। ये गाड़ियों का रेल देखकर तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी दंग रह गए थे। दरअसल कल उद्धव ठाकरे मेट्रो लाइन फेज 2 का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसी तरीके की तस्वीरें देखी, लगातार गाड़ियों का दौड़ना देखा सड़कों पर, और उन्होंने जनता को चेताया भी कि इसी तरीके से अगर गाड़ियां चलती रही, लोग निकलते रहे, तो फिर कहीं मुंबई को कोरोना की तीसरी लहर की मार ना झेलनी पड़े। लेकिन हुआ यही। अब हमने देखा है 600 से केसेस बढ़कर 800 हो चुके हैं, और इसके साथ ही अब अनलॉक की प्रक्रिया में कई ऐसी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, यानी कि अनावश्यक सेवाएं हैं, जो अब खुल चुकी हैं। आगे देखना ये होगा कि और आने वाले दिनों में कोरोना के मामले कितने घटते हैं या सरकार को और परेशान करते हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा है, और राज्यों को और ICMR को, जितनी कंसर्न अथॉरिटीज है, सोचना पड़ेगा। वापस अपनी OPD में चलते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ हैं, और उनसे भी ये चीज डिस्कस है करनी पड़ेगी कि क्या ये अनलॉक की जो प्रक्रिया है, क्या ये तीसरी वेव को निमंत्रण नहीं दे रही। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं क्या पूछना चाहते हो। रजनी, आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हाँ जी सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, जनकपुरी से। मेरे हस्बैंड ने कोवैक्सीन लिया था, तो उनका सेकंड डोज लेने का टाइम हो गया है। 4 तारीख को उन्होंने डोज ली थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा फर्स्ट डोज लेने के बाद खराब रही। 1 हफ्ता तक कम से कम उनको फीवर रहा। तो
लोगों को बहुत लोगों ने फोन करके और वैसे बोल रहे हैं सेकंड डोज मत लेना, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी रिस्की है। तो थोड़ा मैं पूछना, उनको वो मेरे हस्बैंड को थोड़ा हाई बीपी भी रहता है, वो टेलमिकाइन देते हैं, तो वो सेकंड डोज लेने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। क्या तो सेफ रहेगा सेकंड डोज लें? ठीक है। डॉक्टर ऋषभ मित्तल, अगर आप जवाब देना चाहें। डॉक्टर ऋषभ जी, देखिए ऐसा है कि सेकंड डोज उनको बिल्कुल लेनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जनरली फर्स्ट डोज के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं, सेकंड डोज के बाद इतना साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। अगर ये माइनर साइड इफेक्ट्स आ भी रहे हैं, थोड़े दिन फीवर चल रहा है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैरासीटामोल या कोई भी दवाइयाँ लोकल डॉक्टर से आप वहाँ से बात करके ले सकते हैं अपने, और दवाई डोज मिस नहीं करना चाहिए, सेकंड डोज ज़रूर लेना चाहिए। हेलो, ठीक है। डॉक्टर जैन, रिपोर्ट आपने देखी मुंबई की, अनलॉक किया, केसेस तुरंत राइज हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जो मेरी जानकारी है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक वेव में एक ही पीक हो। देयर कैन बी सेवरल पीक्स इन अ वेव। ये मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूं तो डॉक्टर जैन आप मुझे सही कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पीक आपकी आ गई 10 से 17 तारीख के बीच में, अब कोई पीक नहीं आ सकती। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का फॉलो नहीं करेंगे तो क्या एक वेव में दूसरी पीक भी हम देख सकते हैं? आज आपने मुंबई खोला, महाराष्ट्र खोला, केसेस आपके राइज हो गए। डॉक्टर जैन, निश्चित तौर पे ये साबित हो चुका है कि लॉकडाउन से बेहतर कोई तरीका नहीं है इस महामारी को कंट्रोल करने का। एक्चुअली ये बहुत असरकारक है। डेफिनेटली हमने देखा है कि पिछले 20 दिनों में नंबर ऑफ पेशेंट्स डेथ्स सडनली नीचे गई थी, परंतु ये हमेशा के लिए नहीं कहा जा सकता। हाँ। इकोनॉमी की वजह से हमने बहुत परेशानियां देखी है लास्ट वेव। अब ये हमें ही समझना है, पॉपुलेशन को समझना है वो क्या चाहती है। वो ये समझना होगा कि ये देखें, याद करें, रिकॉल करें, आज से पहले, इस समय से पहले ऐसा कब हुआ है कि हमें ऑक्सीजन को एयर ट्रांसपोर्ट करना पड़ा है, हमें स्पीड से हॉस्पिटल्स खोलने पड़े हैं, दवाइयां हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। हमारी जनता समझना नहीं चाहती। वो देखें इस बार कितनी एक्सपायरीज हुई है। मैं बता रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, एडल्ट टीम, मेरे ख्याल से नवीन साहब और पेशर साहब एग्री करेंगे, हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमारे सामने पेशेंट्स मर रहे हैं। एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ये बीमारी ऑलमोस्ट लाइलाज हो जाती है। नथिंग कैन सेव अदर देन प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपके माध्यम से हम सभी डॉक्टर्स बहुत स्ट्रांग मैसेज देना है। ठीक है, मैसेज देना, और हमको खुद इस बात को समझना है कि कोविड से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर नवीन, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर ऋषभ, क्लोजिंग कमेंट आपसे, थर्ड वेव से कैसे बचें और अब जो अनलॉक हो रहा है क्या एहतियात बरतना चाहिए? हेलो सर, नवीन सर आप जवाब देंगे? मैं आपके माध्यम से पब्लिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं निषेचन विभाग का डॉक्टर हूं, आईसीयू में काम करता हूं, और मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि गंभीर अवस्था के अंदर जब कोविड के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर होते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर के ऊपर होते हैं, चाहे बाद में इक्को के ऊपर डाला जाता है, मैं डॉक्टर जैन की बात से एग्री करता हूं कि आज से पहले ऑक्सीजन की इतनी मारामारी, ऑक्सीजन की बेड की मारामारी ना आपने देखी ना हमने देखी, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे वो। ठीक है डॉक्टर नवीन, ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। डॉक्टर ऋषभ, क्लोजिंग कमेंट आपसे 30 सेकंड में, कैसे लड़ना है कोविड की थर्ड वेव से और अनलॉक में कैसे सावधान रहना है? डॉक्टर ऋषभ, क्लोजिंग कमेंट। करना वही है, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं जाना है, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। अब हर मास्क, जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाना है। यही नियम है, ये 1 साल से सब लोग यही समझा रहे हैं और यही सबसे इफेक्टिव है। प्रिवेंशन इज द ओनली बेस्ट वे टू ओवरकम दिस पेंडेमिक। ठीक है डॉक्टर ऋषभ मित्तल, एस्कॉट फोर्टिस से हमारे साथ थे, डॉक्टर नवीन पीजीआई रोहतक से, और डॉक्टर प्रदीप जैन पेडियाट्रिशियन हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और एक लंबा चौड़ा डिस्कशन। और पॉइंट यही था कि ये जो अनलॉक है, कहीं ये दस्तक तो नहीं है थर्ड वेव के लिए जिसको लेकर लोग परेशान हैं। इसलिए आप भी, अनलॉक जरूर हो रहा है, सावधान रहिए, एसओपीज को फॉलो करिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।